हेलो फ्रेंड्स, 26 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सीबीएसई रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन टाइम, प्रॉमिसेस जावड़ेकर। तो ये है यूनियन एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट्स क्लास 10 और क्लास 12 के टाइम पे रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। तो ये एक फियर आ गया था स्टूडेंट्स में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स ने अपना पॉलिसी चेंज किया था, मॉडरेशन पॉलिसी। तो ये जो ग्रेस मार्क्स पॉलिसी थी, ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाते थे, मतलब के क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। तो ये ग्रेस मार्क्स पॉलिसी सारे बोर्ड्स ने अनाउंस किया था कि हम यहाँ पे ये स्क्रैप कर रहे हैं। मतलब कि इससे क्या होता है, ग्रेस मार्क्स जब दिए जाते हैं तो मार्क्स हाई हो जाते हैं, परसेंटेजेस स्टूडेंट्स की काफी हाई हो जाती है और फिर कट ऑफ्स में भी, एडमिशंस में भी परसेंटेजेस बहुत हाई जाते हैं। तो ये ग्रेस मार्क्स पॉलिसी वो एंड करना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसके ऊपर एक पीआईएल फाइल किया गया इन दिल्ली हाई कोर्ट, और इस पीआईएल में कहा गया कि काफी स्टूडेंट्स ने इवन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस के लिए अप्लाई किया है, तो वो इस पॉलिसी से अफेक्ट हो गया। तो इसीलिए, क्योंकि ये पॉलिसी अनाउंस कब की गई, अप्रैल 2017, एक महीना पहले, पिछले महीने, मतलब जब 10th और 12th के एग्जाम्स हो गए थे उसके बाद। तो इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ये पॉलिसी अच्छी है, लेकिन ये पॉलिसी आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली लाओ, मतलब अगले साल से लाओ, अभी के लिए मत लाओ। तो अब इसके ऊपर सीबीएसई का रिस्पॉन्स अब तक क्लियर नहीं आया है, इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन अब यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने दिया है कि रिजल्ट्स टाइम पे आए। फिर अगला है प्राइसेस ऑफ 31 मोर ड्रग्स कैप। तो ये है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इन्होंने अभी 31 और ड्रग्स को प्राइसेस इनका कैप किया है, मैक्सिमम प्राइस लिमिट डाला है इस पे। तो ये एनपीपीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनपीपीए फॉर्म की गई थी 1997 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो ये मतलब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बॉडी बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और इसका फंक्शन ये कि एडवाइजरी बॉडी है जो प्राइसेस एडवाइज करती है, और ये प्राइस कैप्स लाए जाते हैं। तो इवन कोरोनरी स्टेंट्स पे भी रिसेंटली प्राइस कैप लाया गया था, वो काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में था। तो एनपीपीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंटली भी जो प्राइस कंट्रोल लाया गया है, तो वो जो इस पे है, तो प्राइस कंट्रोल है इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडीज पे, जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। फैक्टर 8 जो एक इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन है हेमोफीलिया के लिए। तो हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड, जब इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो ब्लड फ्लो होते रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इसके लिए। मॉर्फिन जो एक पेन किलर है। रिफेम्पिसिन जो एक पावरफुल एंटीबायोटिक है, इवन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी के लिए यूज की जाती है। तो इन सब ड्रग्स के ऊपर भी 31 ड्रग्स के अंदर ही है, तो इनके ऊपर प्राइस कंट्रोल लाया गया। तो ये न्यूज में है। तो ये ड्रग, इवन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से 2015 की जो लेटेस्ट लिस्ट है, इसके अंदर सारे जो ड्रग्स है उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल लाया जाएगा। इवन ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो लेटेस्ट वाला है वो है 2013 का, इसके अंदर के जो प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट करना, ये एनपीपीए का ही काम है। तो ये फिर अगला न्यूज आइटम है धोला सादिया ब्रिज, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो ये धोला सादिया ब्रिज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगा, और ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा यहाँ पे। 9.15 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, मतलब लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। जो इवन मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक है उससे भी ये 3.55 किलोमीटर लॉन्ग, इट बिकम्स द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। तो ये इनॉग्रेट किया गया। ये 2011 से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऐसे किया गया है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी इसका मेन सप्लायर थी स्टील का। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया कि इधर इवन टैंक्स भी इसके ऊपर से मूव की जा सकती है। तो ये क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टेट है, चाइना के पास, तिब्बत से बॉर्डर करता है, तो यहाँ पे इवन क्विक मूवमेंट अगर चाहिए ट्रूप्स का, आर्टिलरी का, तो वो इजीली पॉसिबल होगा, वो प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है नेट माइग्रेशन फॉल्स इन ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन के जो माइग्रेशन की डेटा आई है 2016 के लिए, तो उसमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि ब्रिटेन में जो नेट माइग्रेशन हो रहा था, नेट मतलब जितने लोग ब्रिटेन से जा रहे और जितने आ रहे, तो माइग्रेशन पॉजिटिव ही था, ज्यादा लोग आते कम जाते, पर जितने आ रहे थे अब धीरे धीरे वो नंबर कम हो रहा है। तो फिलहाल ये नंबर 2,48,000 पे आया है 2016 के लिए, तो काफी कम हो गया पहले से। और इसका मेन रीजन ये काफी सारे ईयू सिटीजन जो है, मतलब जो बाकी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है, ब्रिटेन तो आउट हो रही है। जून 2016 में रेफरेंडम हुआ और लोगों ने वोट किया कि उनको ईयू से आउट होना है, ब्रिटेन विल बी आउट ऑफ ईयू, उसको कहते हैं ब्रेक्सिट। तो ये तो डिसाइड हो गया है। तो इसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि काफी ईयू मेंबर्स के जो नेशनल्स थे वो अब यूके को छोड़ रहे हैं, वो वहां से जा रहे हैं। तो इसलिए नेट माइग्रेशन कम हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इनके
स्किल शॉर्टेज भी हो सकती है यहाँ पे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसका भी एक वार्निंग दी गई है। तो इवन ये ग्लोबल थिंक टैंक है आ ग्लोबल फ्यूचर, तो वो भी कह रहे हैं कि अगर यूके का इमिग्रेशन नेट इमिग्रेशन 2 लाख से कम जाएगा तो डिफिकल्ट होगा, इट शुड बी वेल इन एक्सेस ऑफ 2 लाख। इसके अगर ये नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी के ऊपर काफी बुरा असर होगा यूके में। तो इमिग्रेशन एक मेन कंसर्न होता है, इवन इलेक्शंस में, ये ब्रिटेन के इलेक्शंस में भी काफी मेन एक इशू था। वो और ऑफ कोर्स मैक्सिमम इमिग्रेशन जो है वो इंडिया और चाइना से ही होता है। फिर अगला है इन फ्लाइट वाईफाई नेट एक्सेस सून। तो ये है रिगार्डिंग इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी इंडिया में प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब आप जब फ्लाइट में हो, एयरलाइंस एयरक्राफ्ट में हो और आप फ्लाई कर रहे तब वाईफाई इंटरनेट नहीं चलता। तो एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। इवन इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है उनको भी अपना वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, उसको ऑफ करना पड़ता है व्हेन दे आर ओवर इंडियन एयर स्पेस। तो ये अलाउड नहीं है इंडिया में। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चाहती है कि ये अलाउ किया जाए, लेकिन होम मिनिस्ट्री को पहले भी जब प्रपोजल लिया था तो उन्होंने कंसर्न्स रेज किए थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या ये मॉनिटर कर पाएगी सारा डेटा, वॉइस ट्रांसमिशन जो होगा उसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी कि नहीं, वो कंसर्न। तो इसीलिए ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और अगर इंडिया को इम्प्लीमेंट करना है ये, तो टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 का, उसको अमेंड करना होगा। टेलीग्राफी रूल्स जो है उनको मॉडिफाई करके ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के बेनिफिट्स है, क्योंकि इससे फिर आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा, इवन फ्लाइट का लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है, स्पीड्स क्या है, रियल टाइम वैल्यू सब मिलेगी आपको। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है रियल टाइम में, और इससे सेफ्टी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। तो इसीलिए अब ये प्रपोज किया जा रहा है। तो विल सी अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं। फिर अगला है सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट शन डिस्क्रिमिनेटरी फोन टैरिफ्स। तो ये ट्राई कह रही है कि डिस्क्रिमिनेटरी फोन टैरिफ्स नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग सबके लिए अलग नहीं होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए। ये एक्चुअली कंप्लेंट आया था रिलायंस जियो की तरफ से एयरटेल के ऊपर। तो ये एयरटेल फ्री डेटा प्रोवाइड करिए, फ्री डेटा फॉर 12 मंथ्स वर्थ ₹9,000। तो ये जो इनकी स्कीम है ये उनके लिए है जो 4G हैंडसेट्स यूज करते हैं और जो एयरटेल के अंदर नहीं है। मतलब जो 4G हैंडसेट्स यूज करते हैं और जो ऑलरेडी एयरटेल सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि आप सब्सक्राइबर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो इसके लिए कंप्लेंट आई थी और ट्राई ने ये स्टेटमेंट इशू किया है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी फोन टैरिफ्स नहीं लाने चाहिए। तो ये है कंपटीशन है और ये कंसर्न्स रेज किए गए। फिर अगला है नॉर्म्स ईज्ड फॉर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। तो ये है रिगार्डिंग द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर के लिए क्राइटेरिया क्या है अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो आरबीआई 4 आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, उनमें से एक ये ट्रेडिशनली रहा है कि एक सीईओ ऑफ अ प्राइवेट बैंक ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक होना चाहिए। तो ये जो है अब इसकी रिक्वायरमेंट को ये हटा दिया गया है। तो अब जो डेप्यूटी गवर्नर पोस्ट के लिए ये इवन प्राइवेट सेक्टर बैंकर्स भी इसमें मेंबर्स बन सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब वो रिक्वायरमेंट हटा दिया गया। तो यू शुड बी अ फुल टाइम डायरेक्टर या बोर्ड मेंबर हैविंग 15 years एक्सपीरियंस इन बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस। तो आप एलिजिबल होगे आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर के पोस्ट के लिए। सीईओ का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक में। फिर अगला है फेड टाइज यूएस रेट इंक्रीज टू इकोनॉमिक रिबाउंड, सीज बैलेंस शीट कट्स इन 2017। तो ये है फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में। तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे फेडरल रिजर्व जो है ये यूएस का सेंट्रल बैंक है। तो ये यूएस फेडरल रिजर्व जो है इनका मीटिंग हुआ था रिसेंटली, जिसमें ये उन्होंने स्टेटमेंट सामने आया है कि इन्होंने अपना यूएस रेट इंक्रीज को किससे टाई किया है, मतलब लिंक किया है टू इकोनॉमिक रिबाउंड। तो फेड रेट इंक्रीज जैसे हमारा रेपो रेट होता है, की पॉलिसी रेट होता है, तो वैसे ही जो ये फेडरल रिजर्व फंड्स रेट जो है इनका, तो ये रेट को उन्होंने काफी कम लाया है। ये देख सकते हैं आप, ये अराउंड नियर जीरो। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है की इंटरेस्ट रेट, इसको इंक्रीज करना है, धीरे धीरे अब इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये इंक्रीज और ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ये कम भी किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस भी है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, की पॉलिसी रेट। लेकिन अब फेडरल रिजर्व बैंक ये कह रही है कि ये रेट इंक्रीज को लिंक किया गया टू इकोनॉमिक रिबाउंड। मतलब रिसेंटली भी यूएस इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, तो स्लो डाउन में इंटरेस्ट रेट्स कम लाए जाए। ये भी जो 2008 में आप देख रहे हैं पूरा स्लो डाउन में ये, तो ये था ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो टाइम थे। तो उस टाइम में जब स्लो डाउन होता है तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्पर करने की कि लोग इन्वेस्ट करें, लोग लोन्स ले और न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी हो,
क्रेडिट दिया जाए उनको, तो वो अवेलेबल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम लाए जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स इतने कम कर दिए गए कि इट इज नियर द ग्राउंड 0.25% के लेवल पे। तो इससे क्या होता है कि आपको लोन्स लोगे, आपको इंटरेस्ट ज्यादा भरना नहीं होगा, तो एक बूस्ट दिया जाता है। तो इसीलिए बूस्ट, गिविंग बूस्ट टू इकोनॉमी, ये पॉलिसी होती है। तो क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन था इसलिए किया गया था, लेकिन अब जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रहा है यूएस में, तो ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली फिर से यूएस इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, तो ये अगर टेम्पररी है, वो कह रहे हैं अगर इकोनॉमिक रिबाउंड होगा, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर हो जाएगा, तो फिर हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। तो वो ये स्टेटमेंट किया है, तो वो न्यूज में। फिर अगला है जीएसटी विल एस्टैब्लिश ट्रेसेबिलिटी ऑफ गोल्ड, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, उससे गोल्ड का भी ट्रेसिंग इजी हो जाएगा। तो जीएसटी के अंदर गोल्ड भी आता है। हालांकि न्यूज में अब था, हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी काउंसिल ने सारे गुड्स की, सर्विसेज की जीएसटी टैक्सेशन रेट्स डिसाइड किए, लेकिन गोल्ड का अब तक डिसाइड नहीं हो पाया है, तो वो न्यूज में था। तो ये गोल्ड का एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स चाहते हैं कि 5% पे ये टैक्स हो इसका, पर जो ये मेन कंट्रीज है, मेन स्टेट्स है, प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वो चाहते हैं इसको और कम टैक्स रखना चाहिए गोल्ड पे, तो वो उनका डिमांड है। तो अब इसीलिए डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन गोल्ड विल बी अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे अगर गोल्ड जीएसटी में आएगा, और जीएसटी हमने जैसे डिस्कस किया वैल्यू एडेड टैक्स है, तो हर वैल्यू एडिशन पे टैक्स होगा। तो जीएसटी नेटवर्क में सारे जो ये गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स है, ज्वेलर्स है, उनको सारी डिटेल्स डालनी होगी, तो एक पूरा ट्रैक रखा जा सके। तो वो यहाँ पे बेनिफिट होगा इसका कि ब्लैक मनी के अंदर भी जो गोल्ड आता है, तो उसके ऊपर अब ट्रेसिंग की जा सकेगी। ये डिफिकल्ट हो जाएगा फिर ब्लैक मनी की तरह गोल्ड यूज करना। तो वो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कह रही है। पर वो और एक चीज जो डिमांड करी है वो ये है कि गोल्ड को जीएसटी के अंदर लाने के साथ साथ यहाँ पे हॉलमार्किंग करना भी जरूरी है। तो अगर हॉलमार्किंग एनफोर्स किया जाएगा तो प्योरिटी पता चलेगी गोल्ड की क्या है, तो वो दोनों साथ में वर्क करेंगे तो सही रहेगा। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वही बता रही है कि इंडिया में गोल्ड डिमांड काफी ज्यादा है। जो इंडिया का गोल्ड स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है, इट इज अराउंड 23,000 टन गोल्ड है इंडिया में। इंडिया का गोल्ड स्टॉक है, और इंडिया इंपोर्ट भी काफी गोल्ड करती है। हमारा जो 85% गोल्ड सप्लाई है वो इंपोर्ट से सेटिस्फाई होता है, और सबसे ज्यादा गोल्ड डिमांड जो है वो सदर्न स्टेट से आते हैं। 40% गोल्ड डिमांड सदर्न स्टेट से है, फिर है वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। तो ये ज्वेलर्स भी जो है, तो 70% ज्वेलर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इवन 2000 से 2005 5 साल में भी ये 5% से 30% तक इंक्रीज हुआ है, और वही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2020 इसका मार्केट शेयर और बढ़ेगा। 40% ऑफ ज्वेलर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये फिर लास्ट न्यूज आइटम है सेंटर ऑल्टर्स डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है उसके अंदर जो स्टार्टअप का डेफिनेशन दिया गया था, तो जो कंसेशंस बेनिफिट्स दिए जाते हैं, टैक्स कंसेशंस वगैरह भी, तो उसके लिए स्टार्टअप का डेफिनेशन क्या होगा, वेदर यू क्वालिफाई एज अ स्टार्टअप और नॉट। तो ये स्टार्टअप का डेफिनेशन मेनली ये है, ये था, थोड़े चेंजेस किए गए इसमें। तो स्टार्टअप मतलब नया, तो नया कितना नया है, तो एटलीस्ट इट शुड बी 5 years लेस, मतलब उसकी एज 5 years से कम होनी चाहिए, तो वो स्टार्टअप बोला जाएगा। अगर 5 साल पुराना तो पुरानी कंपनी होगी, स्टार्टअप नहीं है। तो ये इसको अब चेंज किया गया है, तो वो स्टार्टअप की एज अप टू 7 years हो सकती है इन जनरल, और इवन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए अप टू 10 years हो सकती है। ये हमने पहले भी न्यूज में डिस्कस किया था, ये डिमांड था, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर कहती है कि हम बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं, उसको टाइम लगता है, तो स्टार्टअप का रिजल्ट्स आने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो बोलते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा है, तो इसीलिए वो डिमांड कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का आप इंक्रीज करो ये पीरियड। तो ये गवर्नमेंट ने अब इम्प्लीमेंट किया है, तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए 10 साल होगा, और इन जनरल स्टार्टअप्स के लिए 7 साल होगा, मतलब 5 साल का क्राइटेरिया अब इंक्रीज किया गया। ये एक चेंज है। दूसरा है अबाउट टर्नओवर। टर्नओवर का चेंज नहीं हुआ है, स्टार्टअप का टर्नओवर डेफिनेशन सेम है, इट शुड नॉट एक्सीड, टर्नओवर उनका 25 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। ये है। थर्ड पॉइंट भी है, इट रिमेन्स कि इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज जो टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ड्रिवन को यूज करते हैं, उनके बारे में वो होना चाहिए, तो वो स्टार्टअप। तो एक और चीज इसमें ऐड की गई है, वो ये है कि ये स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल होना चाहिए विद अ पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन, तो वो स्टार्टअप गिना जाएगा। तो ये एड अप किया गया है। प्लस और एक रिक्वायरमेंट जो थी स्टार्टअप्स के लिए कि उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए था फ्रॉम एन इंक्यूबेटर जो उनको नर्चर कर रहे, या एक इंडस्ट्री बॉडी से उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए ताकि उनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जा सके। वो रिक्वायरमेंट को अब हटा दिया गया है। तो
तो ये रिक्वायरमेंट अब नहीं होगा। तो ये चेंजेस किए गए स्टार्टअप के डेफिनेशन। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।